तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि डेयरी फार्म कम से कम खर्चे में कैसे स्टार्ट करें, कितने पशुओं से स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के पास आ रही है कि पशु कहाँ से खरीदे। और एक और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि किस महीने से डेयरी फार्मिंग का स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो फार्मर शुरू हो रहा है वो नुकसान में ना जाए। तो शुरू से ही उसको अच्छा बेनिफिट मिलने लगे। तो देखिए, सबसे पहला तो मेरा सवाल ही आपसे ये है कि आप डेयरी फार्म क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ से आप प्रेरित होकर आप इस लाइन में आना चाहते हैं। अगर आप किसी सक्सेसफुल डेयरी फार्मर को देख के अगर आप मोटिवेट हो गए हैं और डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, सिर्फ उसके सक्सेस को आपको नहीं देखना चाहिए। सक्सेस के पीछे जो उसकी स्टोरी है, उसका जो स्ट्रगल है, उस सबको आपको नोट करना चाहिए, सबको देखना चाहिए, फिर आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे जो थंबनेल बन रहे हैं या जो वीडियोस बन रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी लोग, नए लोग जो हैं वो इंटरेस्ट इसमें उन लोगों का बढ़ रहा है और अपना एक छोटा सा बजट लेके आ रहे हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है लास्ट में वो डेयरी फार्म फेल हो जा रहा है और जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया और लॉस में उल्टा उनके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। तो जिस डेयरी फार्मर के सक्सेस को देख के आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो उसके पीछे की जो उसकी स्टोरी है, जो उसका स्ट्रगल है, वो सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए। उसके बाद ही डेयरी फार्म आपको स्टार्ट करना चाहिए। और कभी भी किसी यूट्यूबर के बातों पे भरोसा ना करके आप जिसने डेयरी फार्म किया हुआ है किसी भी डेयरी फार्मर से जाके सलाह लेना चाहिए, उसके बाद आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि डेयरी फार्म स्टार्ट कब करना चाहिए और कितने पशुओं से करना चाहिए। देखिए, डेयरी फार्म अगर आप 3-4 पशु से डेयरी फार्म कर रहे हैं तो उसका कोई कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ना उसका कोई नुकसान आपको समझ में आएगा, ना ही कोई नफ़ा समझ में आएगा, जब तक इसको बड़े स्केल पे आप नहीं करेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है डेयरी फार्म स्टार्ट करते समय, आपको अपना एक एस्टिमेट बनाना है। कम से कम 6 से 8 पशुओं का आप एक एस्टिमेट बनाइए कि इतने पशु हमको रखने हैं। मान लीजिए आपने 6-8 पशुओं का या 6 पशुओं का एस्टिमेट बनाया, तो आपको 2-2 करके पशु खरीदनी है। ये नहीं कि एक बार पशु टोटल ला दिए। तो जब टोटल पशु एक बार लाएंगे, मोटा मुनाफा हो। अगर एक बार आप पशु ला रहे हैं, अगर 20 लीटर भी एवरेज दूध दे रही है वो, तो अच्छा मुनाफा आपको होने लगेगा और ये मुनाफा तकरीबन 4 महीने तक चलेगा। 4 महीने के बाद से जब पशु का दूध गिरने लगेगा तो आपका मुनाफा कम होने लगेगा और जब वो हीट में नहीं आएगी, समय से गाभिन नहीं होगी। क्योंकि देखिए, नया फार्मर इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। नया फार्मर जो एचएफ गाय होती है उनके अंदर रिपीटेशन का समस्या बहुत ज़्यादा होता है और नए फार्मर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। बार बार गाय रिपीट हो जाएगी। एक बार रिपीट होने का मतलब 1 महीना आपका पूरा चला गया और दूसरा महीना भी आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। सीमेंट लगाने के बाद भी 1 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके ये कंफर्म हो पाई है कि नहीं, कंसीव कर पाई है कि नहीं। अगर उसमें भी फेल हो गई तो ये 2 महीना चला गया। तो इस तरह से जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका फार्म जो फ़ायदे में चल रहा था बराबर में हो जाएगा, उसके बाद वो नुकसान में चला जाएगा। तो इस वजह से आपको एक बार में पशु नहीं खरीदनी है। अगर आपके पास 6 या 8 पशुओं का जो एस्टिमेट है तो पहले आपको 2 लेके आनी है, उसके 1 महीने के बाद 2 फिर लेके आना है। पहले इन दोनों से सीखिए। देखिए, 2 पशु से मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 पशु से आपका डेयरी फार्म नहीं बन पाएगा। दो पशु से सिर्फ आप समझिएगा और सीखिएगा कि डेयरी फार्म बनाते कैसे हैं और चलाते कैसे हैं। क्योंकि 2 पशुओं का कोई कैलकुलेशन ही आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको खिला रहे हैं तो उसमें मुनाफा हो रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आपको डेयरी फार्म स्टार्ट कब करना चाहिए। जो नए फार्मर हैं तो उनके लिए मेरा सलाह ये है कि देखिए, अक्टूबर से लेकर आप मार्च के बीच में या फरवरी के बीच में ही डेयरी फार्मिंग का शुरुआत करें। क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये ठंडे का मौसम होता है। इससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें पशु जो होती है वो कम बीमार पड़ती है और एचएफ गाय, जो एचएफ नस्ल की जो गाय हैं या और भी नस्ल की जो गाय हैं, कोई भी गाय कम बीमार पड़ती है और दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है इनका। हर नस्ल के गायों का जब ठंडी का समय आता है तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ख़र्चा आपका कम हो जाता है। खर्चा कैसे कम होगा, यही आपका फ़ायदा होने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गर्मी में 6-7 पशु रखे हुए हैं तो उतना पंखे का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। उतना गर्मी से उनको बचने के लिए जो भी आप इंतज़ाम करेंगे, पंखा या कुछ भी बड़ा फ़ैन लगाएंगे या कूलर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो उसके बिजली का खर्चा आपको बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, गर्मी से बीमार भी ज़्यादा पड़ेगी और गर्मी में दूध का प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको माइनस हो जा रही हैं। यही 3 चीज़ अब जब आप ठंडी के मौसम में स्टार्ट करेंगे तो तीनों प्लस में चली जाएंगी। एक तो आपका बिजली का खर्चा बच जाएगा, आपको पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लस में चली जाती हैं। आपका बिजली का खर्चा बच जाएगा,
दूसरा चीज़ कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठंडी के मौसम में हर जानवर का दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ठंडी के मौसम में जब आप डेयरी फार्मिंग का शुरुआत करेंगे। और बिजली का बिल आपका बच जाएगा और पशु बीमार कम पड़ती है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। तो ये 3 खर्चे आपके ये 2 खर्चे बच जाते हैं और दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें प्लस में आपको हो जाती है। और ये जब गर्मी में आप स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों चीज़ें माइनस में चली जाएंगी, तो जो फ़ायदा होना था वो नुकसान होने लगेगा। और एक चीज़ ये करनी है कि आपको शेड बनाने में कम से कम खर्चा करना है। अगर आप नए फार्मर हैं, कई लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा शेड बना लिए, मान लीजिए 15 पशु का उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम 15 पशु रखेंगे शुरू में, तो वो 15 पशु के लिए 20 पशु का और शेड बना देते हैं कि भाई मान लीजिए फ्यूचर में हम कभी बढ़ाएं तो एक बार लाएंगे तो दोबारा हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती उनकी यही हो जाती है। आपको शेड ऐसा बनाना है कि गाय को धूप ना लगे और बारिश में पानी से बच जाए वो, और थोड़ा हाइट होना चाहिए ताकि गर्मी से भी बचें। बस आपको शुरुआत में ऐसा ही शेड बनाना है। जब आपका फार्म फ़ायदे में चला जाएगा, जब आपको अच्छा मुनाफा होने लगेगा, देखिए ज़्यादातर पैसा आपको गाय में खर्चा करना है, उनके मेंटेनेंस में खर्चा करना है, यानी उसके चारा जो भी होगा और जो भी उसका फीडिंग होगा, दाना होना है, इस सब में आपको पैसा खर्चा करना है। कुछ बचा के रखना है ताकि कभी ऐसा मौका आ जाए, बैक सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो उसको उसमें लगाना है, ना कि पूरा पैसा आपको शेड में खर्चा कर देना है। उसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए शेड से आपको पैसा नहीं आएगा। हाँ, शेड ऐसा होना चाहिए जो हाइट पे हो थोड़ा, ताकि पशुओं को कम गर्मी लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको धूप ना लगे अंदर और बारिश के पानी से वो बच जाए। ये इस तरह का शेड आपको बस बनाना है। ये नहीं कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लिए, 4 ही गाय खरीदना है और स्ट्रक्चर बना दिए 50 गाय का। ये काम आपको नहीं करनी है। शुरू में छोटा शेड बनाना है, और अगर 6-7 गायों का आपका एस्टिमेट है तो 2 गाय खरीदनी है। उसके बाद महीने महीने करके 2-2 गाय आपको खरीदनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए कई लोग क्या होते हैं, लोन लेके स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा गलत डिसीज़न है आपका। लोन नहीं लेना है, शुरू में आपको अपने पैसे से ही स्टार्ट करना है। जब आपको लगे कि अब लोन लेने के बाद मैं लोन भर सकता हूँ, उसके बाद ही लोन लेना है। अगर आप भर भी सकते हैं शुरू में, फिर भी लोन नहीं लेना है। अपने खुद के पैसे से स्टार्ट कीजिए। जब आपका फार्म फ़ायदे में जाने लगे, आप समझ जाए उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, बड़ी बड़ी गायों को हैंडल करने के लिए, फिर आप खरीदिए, आप लोन लीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई किस नस्ल की गाय रखें, HF गाय रखें कि जर्सी गाय रखें। देखिए रखना तो आपको दोनों ही पड़ेगा। मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरा जो हिसाब किताब है, क्योंकि मेरा भी यही प्लान है कि भाई 30% तो हम HF रखेंगे, क्योंकि दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको HF गायों की ज़रूरत पड़ेगी, और जर्सी हो जाएगी आपको ये फैट मेंटेन करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दोनों चीज़ों पे आप काम कीजिए, दोनों का अच्छा ब्रीड तैयार कीजिए। कुछ भाई भैंसों के लिए पूछ रहे थे, तो देखिए भैंसों से डेयरी फार्मिंग का स्टार्ट करना ये मुझे समझ में नहीं आता है। पहले आप गायों से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गायों में अच्छा मुनाफा होता है। भैंस का सबसे बड़ा समस्या ये है कि एक बार जब वो पैर उठा दी, यानी उसका मन नहीं है दूध देने का, तो फिर आप कोई उपाय कर लीजिए, वो दूध नहीं देगी। गायों के साथ ये समस्या नहीं है, और गायों का मेंटेनेंस का खर्चा भी कम है। उनको आप खुला भी छोड़ सकते हैं आराम से, भैंसों को खुला नहीं छोड़ सकते आप। तो गायों में एक प्लस पॉइंट है, इसीलिए गायों से ही शुरू करें। जब आपको ये इसमें अच्छा नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप भैंस रखें या जो भी रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। शुरुआत आपको गायों से करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोकल से गाय खरीदनी है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि भाई आपको गाय लोकल से ही खरीदनी है। आपको शुरू में ही बहुत बड़ी गाय खरीद के नहीं लानी है, क्योंकि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे और आपका डेयरी फार्म जो है वो लॉस में जाने लगेगा। तो लॉस से बचाने के लिए शुरुआत आप करें लोकल गायों से। लोकल से भी गाय खरीदें तो कम से कम 15 और 20 के बीच में ही होनी चाहिए, उससे नीचे तो नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कि 12-13 लीटर की गाय खरीद के लाए, तो फिर वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं कि वो बकरी फार्म कर रहे हैं। तो आपको 15 से 20 के बीच की जो गाय है वही आपको ख़रीदनी है, उससे ऊपर भी नहीं जाना है। शुरू में पहले 2 पशु आपके 20 तक की होनी चाहिए, उसके बाद इनको 1-1.5 महीने रखिए, उसके बाद से फिर आप गायों का सिलेक्शन अच्छा कीजिए, उससे बेटर ख़रीदिए। फिर जो तीसरा लॉट होगा वो उससे बेटर ख़रीदिए। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 स्टेज में आपको गाय खरीदनी है, और फिर उसको दूध को बढ़ाना है। और अगला पॉइंट हमारा ये है कि आप जब डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लेबर रखिए, लेबर आप अगर आप रखना चाहते हैं साफ़ सफाई के लिए या और भी कामों के लिए, तो आप लेबर अवश्य रखिए, लेकिन आपका डेयरी फार्म में होना बहुत ज़रूरी है। इतना तो आपको टाइम देना ही चाहिए कि गाय की एक्टिविटी को आप समझ सकें, क्योंकि आपका जो लेबर है वो उसको क्या मतलब है आपकी गाय क्या कर रही है। देखिए गाय ज़बान से तो बात कर नहीं सकती है,
तो वो इशारों से या उसकी जो हरकत होती है, जो एक्टिविटी होती है, उससे ही पता लगाना होता है आपको कि गाय क्या कहना चाहती है या गाय को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपका उसमें होना बहुत ज़रूरी है। आप रहेंगे तब तो समझेंगे ना कि गाय की एक्टिविटी क्या हो रही है, गाय क्या चाह रही है। और इसके अलावा एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आप ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, किसी फार्म पे विज़िट करके कुछ दिन काम ज़रूर कीजिए। अब देखिए, ट्रेनिंग के सिलसिले से मैं एक और बात बोल दूँ कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, इसको आप बिल्कुल मत लीजिए। मैं इसका सलाह बिल्कुल आपको नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि अगर आप 5-10 लाख रुपए आप खर्चा करना चाहते हैं डेयरी फार्म में, आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप इतना नहीं कर पा रहे हैं कि जाके कहीं किसी फार्म पे या किसी ट्रेनिंग सेंटर पे खुद जाके ट्रेनिंग लेने के बजाय आप ऑनलाइन घर पे बैठ के कंबल में सो के ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप क्या डेयरी फार्म करेंगे? क्योंकि कंबल में सो के तो गाय को नहीं खिलाया जा सकता है। कंबल में या बिस्तर पे सोए हुए तो आप गाय का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, गाय का रख रखाव नहीं कर सकते हैं। तो जब इसके लिए आपको फार्म में जाना पड़ेगा तो ट्रेनिंग लेने के लिए भी आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना चाहिए, न कि ये जो ऑनलाइन बिक रहे हैं ट्रेनिंग, ये इसको ख़रीदना चाहिए। मैं इन चीज़ों का प्रेफर आपको नहीं करूँगा, ये टोटली मुझे लगता है बकवास चीज़ है। आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो आप जाइए ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद किसी डेयरी फार्म पे जाइए, वहाँ विज़िट कीजिए, वहाँ देखिए, खिलाने पिलाने का कुछ दिन खुद काम कीजिए। क्योंकि देखिए, ये मेहनत का भी काम है, पैसे का भी काम है और टाइम का भी काम है। इसमें टाइम लेकर आइए। ये नहीं कि आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े डेयरी फार्म का जो सक्सेसफुल हो गया है, उसके पीछे उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा नुकसान है उनका और बहुत समय लगा हुआ है, फिर जाके वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। खुद का मेहनत है उसमें, लेबर के भरोसे पे वहाँ नहीं पहुँचा हुआ है। गायों की एक्टिविटी को आप ही को समझना है और लेबर के भरोसे नहीं छोड़ना है। दूसरा चीज़ ये है कि हरा चारा बिल्कुल आप इंतज़ाम कीजिए पहले। अगर आपको डेयरी फार्म अगले महीने शुरू करना है तो आप आज ही हरा चारा लगा दीजिए, फिर आप डेयरी फार्म शुरू कीजिए। बिना हरा चारा का आपका जो अगर आप सिर्फ सूखे चारे पे अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो एक तो ये है कि गाय उतनी अच्छी नहीं रहेगी, गायों का वेट उतना अच्छा नहीं रहेगा, गाय बीमार ज़्यादा पड़ेंगी और आपका खर्चा भी 2-1.5 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जो हरा चारा होता है उसके बदले में फिर आपको दाना ही देना होता है, तो दाना का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और वही हरा चारा आप देंगे तो वो दाना आपका कम लगता है उसमें। हम लोगों ने सब करके देखा हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि आप 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखें कि ठंडी के मौसम में डेयरी फार्म का स्टार्ट करें और ट्रेनिंग ज़रूर लें। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग से बचें और ऑफलाइन जो ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग सेंटर में जाएं, वहाँ गायों को छुएं, फील करें और उसको महसूस करके फिर गायों की एक्टिविटी को समझें डॉक्टर के सामने, उनके देख रेख में। फिर आप जाके डेयरी फार्मिंग करें, किसी फार्म पे विज़िट करें, वहाँ कुछ काम करें। क्योंकि आपका पैसा लग रहा है तो उसको लॉस नहीं होना चाहिए। आप जब लेज़ी हो जाएंगे, देखिए क्या होता है, शुरू में जब हम देखते हैं कि भाई ये फलाना डेयरी फार्मर इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, तो काफ़ी हम उत्सुक हो जाते हैं और उत्सुकता में आके हम डेयरी फार्म कर लेते हैं। बाद में हम लेज़ी हो जाते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते हैं, आप धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर लेबर के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। इससे फिर वो लॉस में चला जाता है और वो डेयरी फार्म बंद हो जाता है। आप अपने आसपास में शुरू कीजिए और अपने आसपास में देखिए, जो सक्सेसफुल डेयरी फार्म है उसको भी देखिए और जो नुकसान में चला गया, बंद हो गया, उसका कारण भी जानने की कोशिश कीजिए और उसका सोल्यूशन जो है वो आप पहले से ढूंढ के रखिए। यार, जो सक्सेसफुल डेयरी फार्म है उस जो समस्या था उसका, जो डेयरी फार्म बंद हो गया, उससे इसके बारे में डिस्कस कीजिए ताकि अच्छा नॉलेज पहले गेन कीजिए, उसके बाद ही डेयरी फार्म में आप हाथ डालिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।